नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मुरादाबाद में एसआईआर को लेकर एफआईआर हुई है। एसआईए को लेकर मां और बेटे पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 जगह से एसआईआर फॉर्म भरने पर एफआईआर हुई है। एक ही बूथ पर 2 एसआईआर फॉर्म जमा किए गए हैं। आरोपी महिला शमीम जहां और उसके बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक ही आधार नंबर से 2 जगहों पर यह फॉर्म भरा गया था। दरअसल भाग संख्या 378 नगर निगम कार्यालय कक्ष संख्या की आधार का इस्तेमाल हुआ। दोनों फॉर्म में एक ही फोटो का इस्तेमाल किया गया। अमीना बानो का नाम से जो फॉर्म भरा था उसमें पति आफताफ आईडी का रईस द्वारा भरा गया था। लोक प्रतिनिधित्व कोई निर्वाचक है जिनका नाम शमीम जहां है और उनका बेटा मोहम्मद रईस। इन लोग के द्वारा जो गन्ना प्रपत्र भरे गए हैं वो 2 तरह के गन्ना प्रपत्र भरे गए थे जो मिसलीडिंग था और जो उनकी कृत्य थे वो सेक्शन 31 जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है उसके उल्लंघन में था। इस तहरीर के आधार पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और इसमें जो विवेचना की कार्रवाई हो की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, एक बात बताइए, जिस तरह से एसआईआर किया जा रहा है ताकि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो सके, उसमें भी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कैसे ये मामला सामने आया, बताइए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला आधार की संख्या से खुल करके आया है कि जो शमीम जहां और जो क्या शमीम जहां के नाम से एक जगह महिला ने वो करा और दूसरी जगह अमीना बानो, इन्होंने दोनों अलग अलग जगह फॉर्म भरे थे, लेकिन आधार कार्ड जो था आधार कार्ड एक ही लगाया था। तो जब इसकी चेकिंग की गई तो आधार कार्ड से पूरा मामला ये खुल करके आया, जिसके बाद जो इनके बेटे और ये शमीम जहां और जो अमीना बानो, इन दोनों के ऊपर, माँ बेटों के ऊपर जो है लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत जो ये केस दर्ज किया गया। बिल्कुल, और चलिए अब आगे कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। नोएडा में ग्रेफ 4 की धज्जियां उड़ रही हैं। कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही है। सेक्टर 96 में खुले मैदान में पड़े कूड़े के ढेर में देखिए किस तरह से आग लगाई गई है। शहर में नियमों को ताक पर लगातार ये धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नोएडा का AQI 400 के करीब पहुंचा है और उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। एक तरफ लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, बाहर आंखों में जलन हो रही है, विजिबिलिटी 0 है, और ऐसे में भी कुछ लोग हैं जो ग्रेफ 4 की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियम लागू है और यहाँ पर ये आग लगी हुई है। लखनऊ से खबर मिल रही है। चौक इलाके में किनारे जो है झोपड़पट्टी में आग लगी है। यहां पर KGMU के पीछे नाले किनारे बसी एक झोपड़पट्टी में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। बस्ती के लोगों ने, पुलिस जो है पहुंची है और बस्ती के लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद झोपड़पट्टी में आग की खबर दमकल की टीम को लगी और दमकल विभाग की कई गाड़ियां इस समय आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। गाजीपुर से खबर मिल रही है, जहां ढाबे में दही में मरा हुआ चूहा मिल गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वाराणसी गोरखपुर हाईवे स्थित सम्राट ढाबा का यह मामला बताया जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो FHDA का एक्शन हुआ है। छापेमारी में कई खामियां मिलने पर कार्रवाई हुई। सम्राट ढाबे को FHDA ने सील कर दिया है। तो ये तस्वीरें देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से दही, दरअसल यहां एक ग्राहक ने ऑर्डर किया था और उसके दही में मरा हुआ चूहा जो है प्लेट में निकला है, जिसके बाद उसने हंगामा कर दिया और अब पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। इसमें जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण जो है गए, अरविंद प्रजापति, पंकज कनौजिया और विपिन गिरी, इनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय इनके प्रतिष्ठान में कई तरह का अनियमितता पाई गई है। इनके यहाँ जो है हाइजीन कंडीशन और सैनिटरी कंडीशन बहुत पुअर पाई गई है। इनके जो है बर्तन धोने का स्थान पीछे से खुला हुआ है, जो खेत की तरफ खुलता है। इससे जो है चूहे या अन्य जो है कीट पतंगे आने की संभावना बनी रहती है।
वाराणसी से खबर मिल रही है, जहां एडीएम को बीजेपी विधायक की फटकार लगी है। बीच सड़क पर एडीएम को एमएलए सौरभ श्रीवास्तव ने फटकारा है। सड़क हादसे में बच्चे की मौत की सूचना पर पहुंचे थे और हाइड्रा चढ़ने से बच्चे की मौत हुई थी। हंगामा की सूचना पर बीजेपी विधायक भी पहुंचे। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र की मामला ये पूरा बताया जा रहा है। पता करा ले रहे हैं कि जो है हाइड्रा की पर्टिकुलर थिकनेस बिल में परमिशन तो है, लेकिन आप मुझे रोकेंगे नहीं। ये गलत तरीका दोबारा मत करिएगा। मैं आपकी कठपुतली नहीं हूँ कि आपके इशारे पे चलूंगा। ये कैसे आप सोच रहे हैं कि मैं आपके हिसाब से बोलूंगा? ये मुझे रोका कैसे आपने? मैं आपके तय हुए एजेंडे बात करूंगा क्या? सुनिए, आप अपने घर के पास अलाउ करेंगे क्या हाइड्रा? तो यहाँ कैसे अलाउ किया आपने? इसके लिए पता करा ले रहे हैं कि जो है हाइड्रा की पर्टिकुलर थिकनेस बिल में परमिशन तो है, लेकिन हाइड्रा की पता एक तो अगर हाइड्रा की परमिशन थी तो मैं आपके खिलाफ पत्र लिख दूंगा। दिन में हाइड्रा जैसे भी कोई गाड़ी शहर में इस तरह से नहीं आनी चाहिए। ये काम आपको रात में करना है। वाराणसी नगर निगम ने मठों और मंदिरों को हाउस टैक्स और जल सीवर टैक्स के नोटिस भेजे थे, जिसके बाद संतों ने जमकर हंगामा किया। संतों के विरोध दर्ज कराने के बाद नगर निगम अब बैकफुट पर आ गया है। अब किसी भी मठ और मंदिर पर हाउस टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही पानी सीवर टैक्स में भी 50% की राहत दी गई है। तो वहीं संतों ने चेतावनी दी है कि पूरा टैक्स माफ करने की मांग के साथ आंदोलन वो जारी रखेंगे। हो रहा है क्या? हम लोगों में हो गया। देखिए, धारा 175, 177 नगर निगम अधिनियम के तहत किसी मठ मंदिर या धार्मिक संस्थान के ऊपर कोई टैक्स हाउस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ये रूटीवर्ष अगर कहीं गया है उसे तत्काल ठीक कराया जा रहा है। और ये चूंकि नगर निगम में बिलिंग प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन हुआ था, इस वजह से ये रूटी बीच में आई है। और ये सभी हमने अपने जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स हैं, जोनल अधिकारी हैं, उनको सचेत भी किया है कि इसे देखकर ही डिस्ट्रीब्यूट कराएं, ताकि इस तरीके की रूटी कहीं ना हो। औरैया में यूपी पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह के एटीएम कार्ड से लगभग 3 लाख रुपए साइबर ठगों ने निकाल लिए। उनके बेटे अमित कुमार ने एटीएम से पैसे निकालने के लिए कार्ड लिया था। किसी साइबर ठग ने कार्ड बदला और 5 किश्तों में 2,97,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित परिवार ने एसपी अभिषेक भारती से शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने पैसे वापस दिलाने का भरोसा दिलाया है। उसने मेरा एटीएम साफ करने के बहाने मुझसे मांगा और उसने एटीएम मुझे चेंज कर दिया। और फिर मैं घर आया, मैंने एटीएम देखा तो जो बदला हुआ था। और फिर मेरे अकाउंट से, पिताजी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन एक हुआ 1,98,000 का ट्रांजैक्शन, और फिर हुआ 49,000 का ट्रांजैक्शन। फिर 5 बार 10,000 करके एटीएम से रुपये निकले। अप्रॉक्स 3 लाख रुपए निकल चुके हैं। और फिर मैं औरैया कोतवाली गया, जो डीएसपी साहब थे उन्होंने सुनी और उन्होंने साइबर में कंप्लेन करवाई और अभी चल रही है कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के आवास पर सांसद संवाद बैठक है, जिसमें डिनर पर सांसदों का संवाद होना है। बैठक में यूपी के सांसदों की मौजूदगी रहेगी, जिसके लिए सांसदों का केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के आवास पर पहुंचना जारी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद होंगे। इसके साथ ही नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद हो सकते हैं। तो डिनर पर संवाद होगा। यूपी के तमाम सांसद इस बैठक में पहुंचेंगे। कमलेश पासवान के आवास पर यह डिनर रखा गया है। सीधा चलेंगे वहां से, हमारे सहयोगी संदीप पांडे लाइव जुड़ गए। संदीप, अभी कौन कौन वहां पहुंच चुका है और इस बैठक में क्या कुछ बड़ा निकल सकता है यूपी के लिहाज से खास तौर पर? देखिए, दिल्ली में आज यूपी की सियासत पर बात होगी और ये हम मौजूद हैं कमलेश पासवान के आवास पर, जहां पर बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा संगठन मंत्री धर्मपाल भी पहुंच चुके हैं और साथ ही सतीश गौतम जो सांसद हैं अलीगढ़ के, वो भी पहुंच चुके हैं। सांसद साक्षी महाराज पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम सांसदों का लगातार आना बाकी है। सबसे पहले नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का सम्मान किया जाएगा। सभी सांसद उन्हें पुष्प गुच्छ
पुष्प देकर सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही 2027 को लेकर भी मंथन होगा, खासकर पीडीए की रणनीति को कैसे काटा जाए उस पर भी बात होगी। इसके साथ ही जो संगठन के कार्यक्रम हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी सांसद बात करेंगे, क्योंकि संसद सत्र समाप्त होने के बाद सभी सांसद अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे और केंद्र द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, जनता को कैसे लाभ दिलाया जाए ताकि 2027 में उसका करिश्मा दिख सके। इन सभी मसलों को लेकर बात होगी, क्योंकि इसीलिए संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के धर्मपाल भी इस संवाद बैठक में पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल रहेंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी यहां पर आ चुकी है, कुछ ही देर में वो भी आने वाले हैं। और यूपी के सभी सांसद धीरे धीरे इस डिनर में पहुंच रहे हैं और यहां पर बैठक होगी जिसमें पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे, संगठन महामंत्री धर्मपाल भी पहुंच चुके हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। एक डिप्लोमेसी है ये डिनर की, जो इसके बाद 2027 को लेकर पूरी रणनीति यहां पे बनेगी। सांसदों का उसमें रोल क्या रहेगा, खासकर कि जब यहां से संसद सत्र समाप्त हो चुका है, सांसद अपने अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे। कुछ ही महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर, करीब 13 महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। तो निश्चित तौर पर और इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक हो रही है। संदीप, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा में बीवी जी राम जी बिल पास हो गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच जी राम जी बिल पास हुआ और अब राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा। इससे पहले जी राम जी बिल पर विपक्ष का लोकसभा में हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के ऊपर बिल की कॉपी भी फेंकी गई है। आपको यह भी बताएं, दरअसल विपक्ष ने बिल की कॉपी फाड़कर शिवराज सिंह के ऊपर फेंकी थी। यह वाकया उस वक्त हुआ जब विकसित भारत जी राम जी बिल पर शिवराज सिंह संसद में जवाब दे रहे थे। जी राम जी बिल को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है ना, अगर यही कदम इनका चलता रहा तो दिन दूर नहीं कि हमारी जो करेंसी है इस पर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटा देंगे और देश के हमारे तमाम सरकारी दफ्तर हैं, बापू का फोटो लगा रहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगा रहता है, तो वो दिन दूर नहीं कि इनको हटा देंगे। ये किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। बीजेपी सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने जी राम जी बिल को लेकर कहा कि राम का नाम ना रखा जाए तो क्या अल्लाह का नाम रखा जाए। इस सरकार में यह संभव ही नहीं है। राम का विरोध करेंगे तो बात यही आती है कि राम का नाम विरोध करते हैं, तो भाई यहाँ पर इस सरकार के अंदर तो अल्लाह के नाम पर ये बिल हो नहीं सकता, तो राम के नाम पर ही होगा। जब तुम्हारा कभी शासन आता तो आप कर लेते, अब आपको जनता ने बाहर का नाम दिखाया हुआ है। भगवान हमारे आदर्श है। इधर लखनऊ विधानसभा में कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। समाजवादी पार्टी ने वंदे मातरम पर चर्चा की मांग की। वंदे मातरम पर सरकार ने 5 घंटे की चर्चा को तैयार हो गई। साथ ही सपा ने शीतकालीन सत्र का समय बढ़ाने की मांग की है। सपा ने कहा कि कफ सिरफ का मुद्दा हम सदन में उठाएंगे। दिन बचेगा, इतनी समस्याएं हैं, तो खाद की समस्या है, कफ सिरप की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, किसानों के धान खरीदारी की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं जिन पर बेरोजगारी है और इस सब पर बात करने के लिए समय कम है, इसलिए समय को बढ़ाया। दिवस की आज बैठक थी और उसमें कुल हाउस चलेगा 3 दिन। हम लोगों ने ये मांग करी कि शनिवार और इतवार को भी हाउस चलाया जाए और उसके बाद 25 तारीख के बाद फिर से विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन ये हम लोगों की मांग अभी स्वीकार नहीं हुई है और ये कहा है कि इस पर निर्णय लेंगे। 22, 23, 24 केवल 3 दिन विधानसभा चलेगी। उत्तर प्रदेश जहां 25 करोड़ की आबादी है और बहुत समस्याओं से पूरा प्रदेश घिरा हुआ है,
इन 3 दिन में सभी विषयों के ऊपर चर्चा होना संभव नहीं है। 22 तारीख को वंदे मातरम पर चर्चा का निर्णय किया गया है। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कल से शुरू होने वाले सत्र को लेकर कहा कि सरकार हर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष सत्र चलाने दलों के नेता उसमें उपस्थित थे। विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चले, चर्चा परिचर्चा, जनता की समस्याएं और जनता की समस्याओं का निराकरण, ये सारे का सारा विधानसभा के माध्यम से हो। इस हेतु मेरे द्वारा सबसे निवेदन किया गया कि विधानसभा में पार्टिसिपेट करें। सरकार पूरी तैयारी के साथ विपक्ष का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के जो इश्यूज हैं वो सुझावात्मक भी होते हैं, आलोचनात्मक भी होते हैं, लेकिन उन सुझाव और आलोचनाओं से का जवाब सरकार को प्रभावी ढंग से देना चाहिए और सरकार देती भी है। उसी कारण से विगत 4 वर्षों के अंतर्गत विधानसभा सुचारू रूप से चली। इधर अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता और प्राइवेट कंपनियां मिलकर समाजवादियों के वोट काटने की साजिश रच रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कैसे बीजेपी के पास वोटर्स का डेटा रिवीजन पूरा होने से पहले ही पहुंच गया है और कैसे उन्हें पता चला कि यूपी में 4 करोड़ वोटर्स कम हो गए हैं। में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके जो, क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई न कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है? नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करने को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। प्रदर्शनकारियों में मलदहिया तक मार्च किया और प्रदर्शन में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि जो भी आंदोलन है उसको शांतिपूर्वक तरीके से वो अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से रख सकते हैं। अधिकारियों को अपना ज्ञापन दे सकते हैं, जिलाधिकारी को दे सकते हैं। जनपद बनारस में जो निर्धारित स्थल है शास्त्री घाट, वहाँ पर वो अपना एकत्रित हो सकते हैं वहाँ पर। और यदि कोई अन्य कार्यक्रम करना है तो उसकी प्रशासन से वो अनुमति ले, जिसकी अनुमति यहाँ पर नहीं ली गई है। बुलंदशहर और हरदोई में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस ने हिरासत में भी लिया। यह प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड मामले में किया गया है। हरदोई और बुलंदशहर की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर महिलाओं ने संजय निषाद के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। समाजवादी पार्टी की महिला सभा के पदाधिकारियों द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। रालोद अध्यक्ष और मंत्री जयंत चौधरी बागपत के किशनपुर बलाल में आयोजित किसान मेले में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए आधुनिक खेती के फायदे गिनवाए। मनरेगा में बदलाव को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष बेवजह मनरेगा को लेकर हंगामा कर रहा है। जो मूर्ति है उसका
चित्र है वो हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। गोरखपुर में यातायात सुगमता के लिए धर्मशाला गोरखनाथ मार्ग पर अब नया ओवरब्रिज बनवाया गया है। इससे पहले भी मौजूद ओवरब्रिज के समांतर बनने वाले इस नए ओवरब्रिज का निर्माण 137.83 करोड़ रुपए में हुआ है। नए ओवरब्रिज की लंबाई 600 मीटर है और चौड़ाई 7.5 मीटर और रेलवे विभाग की लंबाई 76 मीटर है। नए ओवरब्रिज से गोरखनाथ मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों को पुराने ओवरब्रिज पर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे जाम कम होगा और दोनों किनारों पर व्यू कटर लगाए गए। योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर वासियों को एक और तोहफा देने जा रहे हैं। गोरखनाथ रोड पे जो अक्सर जाम से परेशान रहता था, अब आने वाले दिनों में जाम से लोगों को निजात मिल जाएगी। कल इसका लोकार्पण हो जाएगा, जिसके बाद जो गोरखनाथ का एक पुराना ब्रिज है उससे शिफ्ट होकर दूसरी तरफ से भी वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और लोग आसानी से इस मार्ग से होते हुए सोनौली तक का सफ़र तय कर पाएंगे। 137.83 करोड़ की लागत से ये करीब 600 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनाया गया है, जिसमें 76 मीटर का जो भाग है वो रेलवे का भाग है और अब ये कंप्लीट हो गया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण कर देंगे। सबसे खास बात यह है कि ये शहर का पहला ऐसा ओवरब्रिज बनाया गया है जिससे जो अगल बगल के लोग हैं वो उनकी निजता बनी रहे, उनकी निजता का हनन ना हो। ये व्यू कटर एक तरीके से दोनों पुलों के दोनों किनारों पे लगाया गया है और इसका दो फायदा होगा कि एक तो अगल बगल के लोगों की निजता बनी रहेगी और दूसरा जो वाहनों का शोर है, वायु पोल्यूशन है, वो भी कम होगा। तो जहां आने जाने से लोगों को फ़ायदा होगा इसके खुल जाने से, तो वहीं पुल से गुजरते हुए वाहन अगल बगल के जो लोग निवास करते हैं उनकी निजता में खलल नहीं डालेंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। वाराणसी में चलती ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से चोरी और छिनैती करने वाला शातिर चोर पकड़ा गया। 2 संदिग्धों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना से हुई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक हाल ही में जेल से पैरोल पर आया था। उसके पास से सोने की चेन, 2 मोबाइल और 1,02,000 रुपए बरामद हुए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये 2 चोर कल दिनांक 17/12/25 को शाम को करीब पकड़े गए हैं। ये 9 नंबर आउटर काशी साइड के, और ये अधिकांश हमारे यहाँ ट्रेनों में, चलती हुई ट्रेनों में छिनैती ऑब्लिक चोरी करते हैं और चोरियाँ कर करके ये चलती हुई ट्रेनों से ही कूद जाते हैं। तो क्या सूचना मिली थी, कैसे पकड़ा आप लोगों ने? ये हम लोग, हमारी टीम लगी थी, इनमें कई मुकदमे लिखे गए हैं जिसमें हमने टीम बनाई थी और टीम के लोग भ्रमण कर रहे थे, दिखाई दिए और इनको पकड़ लिया गया। क्या बरामदगी है? इनके पास से लगभग 1,02,000 रुपये, ज्वेलरी और 2 मोबाइल बरामद हुए। कानपुर कोर्ट में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां गुजारा भत्ता के मामले में पति स्ट्रेचर पर लेटकर कोर्ट पहुंच गया। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज करा रहे पति को गवाही के लिए सीधे अस्पताल से कोर्ट लाया गया, जिसमें कोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस मामले में बचाव पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए। वकील का कहना है कि पुलिस लगातार आरोपी पर जमानत लेने का दबाव बना रही थी, इसी कारण गंभीर बीमारी के बावजूद उसे अस्पताल से कोर्ट लाना पड़ा। देखे तो उसको पता तो चले कि क्या है, गलत चीज है यार। झांसी के पूर्व सपा विधायक दीप नारायण यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। डकैती और रंगदारी के मामले में 27 दिन से यह फरार था। पहले 16 दिसंबर को सरेंडर होना था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण वो नहीं पहुंचा था। दीप नारायण यादव पर करीब 65 मुकदमे दर्ज हैं और डीएम ने गैंगस्टर एक्ट में कुर्की के आदेश भी दिए थे।